हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेदा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सलील सर आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं फिजिक्स का क्लास 11 से एक बेहतरीन टॉपिक जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है बच्चा कार्नो इंजन एंड कार्नो साइकिल। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी बच्चा इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पर आएंगे, शॉर्ट रखेंगे, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल को समझने से पहले हीट इंजन आखिरकार होता क्या। तो हीट इंजन सिंपल सा हमसे कहता है कि मेरे पास हीट एनर्जी है और उससे आप वर्क करवा लो। क्या है भाई? हीट एनर्जी। आप हीट से अगर कोई काम करा रहे हो तो उस टाइप के इंजन को हीट इंजन कहा जाएगा। जैसे आपके बाइक है, कार है, इन सब के जो इंजन होते हैं वो क्या कहते हैं भाई? डीजल पेट्रोल ये सब चलता है, हीट जनरेट होती है और फिर उसी हीट से वो गाड़ी को चलाते हैं, दैट मीन्स वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए होता क्या भाई? हम यहाँ पर एक सीधा सा एक हीट इंजन डिफाइन करते हैं। हीट इंजन में तीन चीजें, एक है सोर्स जिसका टेम्परेचर हम डिफाइन कर लेते हैं T1। दूसरा है आपके पास सिंक जिसका टेम्परेचर है T2। ओके। और बीच में है आपका इंजन का पार्ट जो करेगा वर्क, यानी कि वर्क वाला एरिया। ये इस तरह से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब मान लो आपने Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंक में दिया। सिंक में क्या देते हैं? इनपुट। इनपुट देते हैं, ठीक है। तो सोर्स, सॉरी सिंक नहीं, सोर्स। सोर्स में हमने क्या दिया? इनपुट दिया। तो सोर्स में हमने सबसे पहले इनपुट दिया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करा दी, टेम्परेचर T1 है। अब ये हीट जो है कहाँ जाएगी भाई? वर्क में कन्वर्ट होगी, है ना। Q1 जाएगी, वर्क में कन्वर्ट होगी। ओके, यहां पर हो जाएगा आपका W वर्क। क्या ये Q1 100% वर्क में बदल जाती है? बिल्कुल नहीं। ये Q1 आपकी जो है वो 100% वर्क में नहीं बदलेगी। दैट मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होगा और वो सिंक में चली जाएगी। तो वो मान लेते हैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है Q2। वो अमाउंट ऑफ हीट क्या है? Q2, जो सिंक में चली जाएगी। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर कुल मिला के आपका जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? Q1 माइनस Q2 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। Q1 हमेशा Q2 से बड़ा मिलेगा आपको, ये बात आपको पता है यहाँ पर, ठीक है भाई। इस तरह से एक हीट इंजन काम करता है जनरली। अगर इस हीट इंजन की इफिशियंसी हमें निकालनी होती है तो हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इफिशियंसी निकालने का मेथड क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। यानी कि उसमें हमने कितना एनर्जी दिया और उसने उस एनर्जी को कितना ज्यादा यूटिलाइज किया, ठीक है। तो इनपुट, मान लो 1 लीटर पेट्रोल डाला तो भाई 1 लीटर से वो कितना उसने उसको वर्क में कन्वर्ट किया, आउटपुट कितना आया, ठीक है। तो उससे हमारी इफिशियंसी पता चलती है। तो हीट इंजन की इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट या फिर वर्क डन अपॉन गिवन हीट। तो यहाँ पर बच्चों आपने गिवन हीट क्या है? Q1, वर्क डन क्या है? W। तो आपके एफिशिएंसी आ जाएगा W बाय Q1। और W क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो बच्चा यहाँ पर आपका जो एफिशिएंसी है जिसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बना आपके पास 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये आपका प्यारा सा रिलेशन बन जाता है किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, एक नॉर्मल हीट इंजन की यहाँ पर बात हो रही है। और एक बात दिमाग में हमेशा रखना बच्चा, कोई भी नॉर्मल हीट इंजन 100% हीट को 100% वर्क में नहीं बदल सकता। यहाँ पर हीट लॉस या एनर्जी लॉस जरूर होगा, ठीक है। 100% इफिशिएंट इंजन आज तक ना बना है और अभी नियर फ्यूचर तो नहीं बन रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। यही चीज जब कार्नो सर को पता चली तो कार्नो सर ने भी सोचा, कुछ लोग कार्नो कहते हैं, कुछ लोग कार्नोट कहते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन चलते रहते हैं। फिलहाल आपको जो मन करे आप बोल लीजिएगा, कार्नो कार्नोट, ठीक है। तो कार्नो सर ने सोचा कि भाई मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि क्या कोई ऐसा इंजन बनाया जा सकता है जो मैक्सिमम एफिशिएंट हो और उसकी इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट की जा सकती, या फिर ऐसा कोई इंजन बन सकता है जो 100% एफिशिएंट हो, यानी कि उसमें किसी तरह का एनर्जी लॉस हो ही ना, हीट एनर्जी 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी क्वेश्चन के साथ उन्होंने एक आइडियल इंजन बनाया जिसे नाम दिया गया कार्नो इंजन, जो कि रियल लाइफ जो हमारे हीट इंजन है उनसे कंपैरिजन करने के लिए हेल्पफुल रहता है।
कार्नो इंजन रियल में तो नहीं बनाया जा सकता, एक आइडियल सिचुएशन है, आइडियल कंडीशन है, बट वो ये जरूर बता देता है कंपेयर करके कि भाई हीट इंजन जो तुम डेली लाइफ में यूज कर रहे हो वो कितना एफिशिएंट है। ठीक है, उसमें ये मदद करता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वायर एंड व्हाट साइकिल ऑफ प्रोसेस शुड बी अडॉप्टेड टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये जो दो क्वेश्चन उनके दिमाग में आए उसका आंसर इन्होंने दिया कार्नो इंजन के पूरे वर्किंग को अच्छे से डिफाइन करके। ठीक है, तो वही आज के सेगमेंट में हम लोग बातें करेंगे। क्लियर है? आपको पहले ये समझ में आ गया हीट इंजन क्या होता है, फिर आपको समझ में आ गया उसकी इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। अब कार्नो सर के दिमाग में क्या क्वेश्चन आया, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, जो कार्नो इंजन है एक आइडियल इंजन है। ठीक है, आइडियल हीट इंजन है। ये एक आइडियल हीट इंजन है, ये 100% एफिशिएंसी अपने साथ रखता है। एफिशिएंसी कितनी? 100% रखता है अपने साथ, जो कि रियल लाइफ इंजन के केस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ रियल लाइफ इंजन। ठीक है, ये आइडियल केस है, ये बात आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। नाउ अब बात आते हैं बेटा कार्नो इंजन क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पर यूज किए जाते हैं, उसे ध्यान से समझेंगे। बच्चा सबसे पहले आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पर। तो कार्नो इंजन बनाने के लिए आपको चार चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, एक मूवेबल पिस्टन वाला सिलेंडर चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई? एक मूवेबल पिस्टन वाला प्यारा सा सिलेंडर चाहिए। इस सिलेंडर में क्या होना चाहिए बेटा, इसकी जो कॉर्नर वाली वॉल्स है ना, ये पूरी तरह से आपको मिलनी चाहिए। किस तरह से? वो मिलनी चाहिए आइसोथर्मल। कैसे मिलनी चाहिए भाई? आइसोथर्मल। अब इस सिलेंडर के अंदर हम एक आइडियल गैस फिल कर देते हैं। ये आपकी आइडियल गैस यहाँ पर फिल है। इसकी ये दोनों वॉल्स, चाहे ये कॉर्नर हो या ये कॉर्नर हो, दोनों आइसोथर्मल फॉर्म में आपको मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसका जो बेस है ना वो परफेक्टली कंडक्टिंग है। दैट मीन्स जब ये सिलेंडर किसी के कांटेक्ट में आएगा तो जिस सब्सटेंस के या जिस चीज के कांटेक्ट में ये आ रहा है उसके साथ हीट, एनर्जी, टेम्परेचर जो भी इसे ट्रांसफर करना है वो सिर्फ इस बेस के थ्रू ही कर सकता है और किसी चीज के थ्रू नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सब इंसुलेटेड है। ठीक है, तो ये बेस आपका परफेक्टली कंडक्टिंग बनाया जाता है सिलेंडर का। अब क्या करते हैं, सिलेंडर के जो पिस्टन है ना ये मूवेबल है बेटा। ये कैसा है? मूवेबल है। और इस सिलेंडर के ऊपर कुछ वेट्स रख देते हैं, कुछ लोड लगा देते हैं, वेट्स। हम यहाँ पे छोटे छोटे कुछ वेट्स इस सिलेंडर के ऊपर रख देते हैं। बहुत अच्छी बात। अब क्या होगा, ये सिलेंडर का अरेंजमेंट तो हमारा तैयार है। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? दूसरी चीज चाहिए बच्चा हमें यहाँ पे सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स जैसे कि हमने हीट इंजन में आपको डिफाइन किया था ना, जहां पे इनपुट आता है वही चीज है। तो सोर्स हमारा जो है वो इनफिनाइट हीट कैपेसिटी अपने साथ रखता है। यानी कि इसको कितने भी हीट प्रोवाइड करा दो, कितने भी हीट दे दो, ये हमेशा एक्सेप्ट करता रहेगा। तो क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं जिसकी हीट कैपेसिटी इनफिनाइट हो? नहीं ना। इसीलिए ये एक आइडियल केस है। ठीक है बेटा, और ये परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स वाला है। इसकी वॉल्स कैसी है? परफेक्टली कंडक्टिंग, यानी कि इसके कांटेक्ट में जो भी आएगा हीट ट्रांसफर आराम से ये कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपके पास सिंक। सिंक भी सेम आपके पास सोर्स की तरह है। यहां पर भी हीट कैपेसिटी क्या है? इनफिनाइट है। और ये भी परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल से ही बना हुआ होता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर हम T2 मानते हैं और सोर्स का टेम्परेचर हम T1 मान लेते हैं। और चौथी चीज आपके पास आती है बेटा स्टैंड। स्टैंड परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स का बना होता है। ठीक है, तो ऐसी वॉल्स जब कोई भी इसके कांटेक्ट में आएगा तो किसी भी तरीके का कोई ट्रांसफर नहीं होगा स्टैंड और सिलेंडर के बीच में। ठीक है, करना क्या है, आपको सिलेंडर को उठाकर बारी बारी से इन तीनों से कनेक्ट कराना है, बस यही कार्नो इंजन का प्रोसेस है। आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? इसके कंस्ट्रक्शन में बच्चा आपको चार चीजें चाहिए। पहला, एक सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर के साइड वाली वॉल्स कैसी होनी चाहिए? आइसोलेटेड, कोई भी ट्रांसफर अलाउ नहीं है। बेस परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। इसके अंदर एक आइडियल गैस भर दीजिए, पिस्टन मूवेबल होना चाहिए और कुछ वेट्स इस पे रख दीजिए। सेकंड,
सोर्स जिसकी हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट है, टेम्परेचर T1 है और परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल से बना हुआ है। दूसरा आपके पास है सिंक, टेम्परेचर T2, इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी इसके पास भी है। और लास्ट में आता है बच्चा आपके पास स्टैंड, जो परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल से बना है, कुछ भी ट्रांसफर अलाउंस नहीं देगा। बात समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन के बाद अगला टॉपिक वर्किंग। अगला पार्ट इसका है वर्किंग। तो इसके वर्किंग में बच्चे आपको मिलते हैं 4 स्टेप। 4 स्टेप प्रोसेस है, ध्यान से समझना, पूरे एक ही बोर्ड में समझा दूंगा, फील आ जाएगा आपको। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे एग्जाम में जल्दी से एक रिकैप करा दीजिए, तो करा रहा हूं। बाकी अगर आप डिटेल्ड में पूरा कानून जैसे समझना चाहते हैं तो वेदा एकेडमी के ऐप पर पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप ऐप के थ्रू सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐप नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप आपके पास होगा, उसमें लॉग इन कर लीजिए, बस तुरंत वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, एक्सेस करिए और बढ़िया से आप रिकैप कर सकते हैं। फिलहाल अब आते हैं वर्किंग पे। तो मैंने आपको बताया बच्चा कि ये 4 स्टेप प्रोसेस है। तो 4 स्टेप में कौन कौन से स्टेप है, ध्यान से सुनिए। पहला आता है आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में मैं सिलेंडर को कनेक्ट कर देता हूँ सोर्स के साथ। सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रख देता हूँ, बस ऐसे समझो। कनेक्ट करने का मतलब क्या, बांधना थोड़ी ना है। हमने क्या किया, इसको सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रख दिया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो बेटा। ये जो वॉल है, ये दोनों ही परफेक्टली कंडक्टिंग है, क्योंकि इसका बेस परफेक्टली कंडक्टिंग था और इसकी वॉल्स भी परफेक्टली कंडक्टिंग है। ठीक है, आपको पता है कि इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो इनफिनाइट है। इनफिनाइट है, ये बात आपको बताई थी। यानी कि अब मैं जैसे ही इसको इसके ऊपर रखूंगा, तो मैं सबसे पहले इसके वेट्स धीरे धीरे हटाना चालू करूंगा। क्या करूंगा भाई, वेट्स को स्लोली रिमूव करूंगा। स्लोली रिमूव द वेट्स। जैसे ही आप वेट्स को बहुत धीरे धीरे रिमूव करोगे बच्चा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गैस ऊपर की तरफ इसे पुश करेगी, पिस्टन को। पिस्टन को क्या करेगी भाई, ऊपर की तरफ पुश करेगी। हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्लियर है सभी को। पिस्टन को गैस क्या करेगी, ऊपर की तरफ पुश करेगी। तो बेटा ऊपर की तरफ अगर पुश करेगी तो गैस खुद वर्क कर रही है, तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा सोर्स क्या है, इनफिनाइट हीट कैपेसिटी उसके पास ना, तो वो अपनी हीट इसको देता जाएगा। जैसे जैसे अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि मैं प्रोसेस बहुत स्लो कर रहा हूं, है ना, बहुत धीरे धीरे वेट को हटा रहा हूं, तो ये पिस्टन भी बहुत स्लोली स्लोली ऊपर आ रहा है। तो गैस कुछ काम कर रही है, तो गैस ठंडी होनी चाहिए। जब आप काम करते हो तो भाई मेहनत लगती है ना, तो एनर्जी लॉस। लेकिन बैकएंड से सपोर्ट कौन दे रहा है, सोर्स दे रहा है। तो सोर्स के बैकएंड सपोर्ट की वजह से यहां टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो सोर्स इसको बैकएंड सपोर्ट दे देता है बेटा। तो इस वजह से यहां पर किसी भी तरह का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी 0 है, नहीं आता है। बात समझ में आ गई, कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये जो प्रोसेस बना पूरा बहुत स्लो स्लो हो रहा है ना चेंज, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है बेटा, तो इसे कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि डेल्टा टी 0 है। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो ये स्टेप 1 में आपको क्या मिलता है, स्टेप 1 में मिलता है आपको बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। बात क्लियर हो गई सभी को। कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट, तो बता दो भाई। एनीवन, क्लियर एकदम बढ़िया से। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ कैसे बनता है अगर पीवी ग्राफ बनाए तो बेटा यहाँ पर अगर आप पीवी ग्राफ बनाते हो, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर आप पीवी ग्राफ बनाते हो तो टेम्परेचर डिफरेंस तो है ही नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं, तो ये कुछ इस तरह से चेंज होता है। ठीक है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस तो है ही नहीं, टेम्परेचर तो आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो बस पी और वी इस तरह से आपके चेंज होते हैं, डेल्टा टी आपका 0। प्रोसेस आपको आने चाहिए चारों, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक,
आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ये सब आपको आने चाहिए, है ना? पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ये आपका पीवी ग्राफ यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे आप ओरिजिन मान लीजिए। ये हो गया आपका स्टेप 1। अब क्या होगा, अब मैं इसी सिलेंडर को उठाऊंगा और स्टैंड के ऊपर रख दूंगा। ठीक है? स्टैंड में जब रखूंगा बच्चा, तो आपको पता है कि स्टैंड के पास जो वॉल है वो कैसी है, इंसुलेटिंग, वो कुछ भी ट्रांसफर अलाउ नहीं करेगा। ये इंसुलेटिंग है। लाइट येलो कलर क्या शो कर रहा है कि भैया यहाँ कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो कंडक्टिंग है बट ये इंसुलेटिंग है, तो ये कुछ भी ट्रांसफर अलाउ नहीं करेगा। स्टैंड कुछ भी नहीं जाने देगा, ना कुछ लेगा इससे। बात समझ में आ गई? लेकिन इस पे रखने के बाद भी मैं इसके वेट्स धीरे धीरे हटाता जाऊंगा, तब क्या होगा सुनिएगा। यहां रखने के बावजूद मैं वेट्स रिमूव स्लोली, मैं वेट्स को अभी भी क्या कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे रिमूव कर रहा हूं। तो प्रोसेस तो वही होगा बेटा। वेट्स जब यहां से भी हटेंगे तो बच्चा ये गैस ऊपर की तरफ इसे पुश करेगी पिस्टन को। ठीक है? लेकिन जो सोर्स के केस में पीछे से सपोर्ट मिल रहा था, जो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होने दे रहा था, अब यहां नहीं मिलेगा वो सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये स्टैंड है और स्टैंड किसी भी तरीके का सपोर्ट यहां पर नहीं देता। तो यहां पर जो पुश करने का काम है, ये किसकी हेल्प से होगा? खुद की इंटरनल एनर्जी से, गैस की खुद की इंटरनल एनर्जी से होगा। तो यहां पर जो वर्क है वो कौन करेगी भाई? गैस की इंटरनल एनर्जी करेगी। ठीक है बच्चा? गैस की इंटरनल एनर्जी यहाँ पर काम करेगी। तो उस केस में आपको पता है, जब इंटरनल एनर्जी कोई काम करती है, बाहर से सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन को शो करेगा। एडियाबैटिक क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है और ये इंटरनल एनर्जी की वजह से ही हो रहा है। तो यहां पर आपको मिलेगा बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है? और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे, पीवी ग्राफ, तो कैसा बनता है? पीवी ग्राफ तो आपको भी पता है, इंस्टेंट ऐसे गिरता है भाई, है ना? ये आपका पीवी ग्राफ यहाँ इस तरह से आपको मिल जाता है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपका डेल्टा क्यू 0 है, क्योंकि बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो डेल्टा क्यू इस केस में आपको 0 मिल जाता है। बात समझ में आ गई सभी को? डाउट नहीं है ना? पक्का? चलिए नेक्स्ट, अगला स्टेप आता है बच्चा दोबारा से। हमने क्या किया, एक्सपेंशन तो 2 बार करा दिए, अब 2 बार कंप्रेशन कराना है। अभी आप क्या कर रहे थे, वेट को हटा रहे थे, अब वेट को फिर से रखना चालू कर दो। ठीक है? वेट्स को क्या करना चालू कर दो भाई, फिर से अप्लाई करना चालू कर दो, रखना चालू कर दो। फोर्स लगेगा किसकी तरफ से? ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने सिलेंडर को उठाया और सिलेंडर को उठा के सिंक पे रख दिया। आपको पता है बेटा, सिंक में रखने से क्या होगा, दोनों कंडक्टिंग वॉल्स में, इस कलर से मैं शो कर रहा हूं कंडक्टिंग वॉल्स को। ठीक है? तो यहां पर अब मैं वेट्स को इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज वेट्स। जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा वेट्स, तो बेटा ये इस बार गैस को धक्का देंगे पिस्टन। ठीक है? ये वेट बढ़ने की वजह से फोर्स लगेगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है? और ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। अब नीचे की तरफ जब पुश होगा, गैस दबेगी बेटा। गैस जब दबेगी तो बेटा आपको पता है कि उसका टेम्परेचर राइज होगा, है ना? लेकिन यहां नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी वो सिंक ले लेगा इससे। सिंक की कैपेसिटी कितनी है, इनफिनाइट है ना बच्चा? तो ये पिस्टन जो आप दबा रहे हैं, उससे गैस में फर्क क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि गैस के जो भी चेंजेस हैं वो सारे सिंक में चले जा रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर डेल्टा यू 0 है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज 0। ठीक है? तो ये कैसा कंप्रेशन है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है बेटा। क्या शो करेगा? ये शो करेगा आइसोथर्मल
थर्मल, यहीं पर टाइम लग रहा है आपको बस इस प्रोसेस को 4 स्टेप में समझने में, बाकी कार्नो इंजन में कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन क्यों है? क्योंकि बेटा इस केस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो भी चेंज है वो सिंक की वजह से ओवरलैप हुआ जा रहा है, खत्म हुआ जा रहा है, ठीक है? तो इसका पीवी ग्राफ देखिए, इसमें जब आप पीवी ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो ये क्या है? आइसोथर्मल। कैसा प्रोसेस है भाई? आइसोथर्मल। तो ये इस तरह से आपको ग्राफ देगा, ठीक है? डेल्टा टी G2 कंप्रेशन हो रहा है ना बेटा, तो रिवर्स हो जाएगा, ये बात आपको पता है अच्छे से। फिर इसके बाद चौथा आपको पता है, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, लेकिन इस बार चेंज अलग है, क्योंकि हम कंप्रेशन कर रहे हैं। 2 बार एक्सपेंशन कर चुके हैं, अब कंप्रेशन। दोबारा से मैंने इस पिस्टन को उठाया, पूरे सिलेंडर को उठाया और स्टैंड पर रख दिया। आपको पता है बच्चा कि स्टैंड कैसा है? स्टैंड इंसुलेटेड है, तो यहां कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है? और मैं वेट अभी भी बढ़ाता जा रहा हूं, मैं क्या करता जा रहा हूं? स्टिल वेट्स इंक्रीसेस, स्टिल वेट्स इंक्रीज, ठीक है? मैं वेट्स को अभी भी इंक्रीज कर रहा हूं, तो पिस्टन नीचे की तरफ तो फोर्स लगाएगा बेटा, इसको पुश करेगा, पिस्टन इसे गैस को दबा रहा है, पुश कर रहा है। तो बेटा यहां पर क्या होगा? अब फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा, है ना? तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, क्या वो स्टैंड के पास जाएगा? नहीं जाएगा, इस बार तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्स ही सपोर्ट नहीं कर रही, कंडक्टिंग नहीं है। तो ये आपका जो कंप्रेशन है वो होगा एडियाबैटिक, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो बस सिंपली आपको यहाँ पे ग्राफ मिलेगा, पीवी लाइक दिस, ठीक है? ये आपका प्यारा सा पीवी ग्राफ तैयार। बात समझ में आ गई सभी को? बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे समझनी थी। बोलो भाई, क्लियर? क्लियर है? तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? राइज करेगा। लिखना चाहो तो लिख लो, इस केस में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्यों करता है? रीजन आपको समझ में आ गया। तो 4 स्टेप प्रोसेस इसका वर्किंग का बेटा। पहले स्टेप में क्या करेंगे? सिलेंडर को उठा के सोर्स पे रखेंगे, एक्सपैंड कराएंगे। फिर इसको उठाकर स्टैंड पे रखेंगे, एक्सपैंड कराएंगे। फिर इसको सिंक पे रखेंगे, कंप्रेस करेंगे, और फिर स्टैंड पे रख के कंप्रेस करेंगे। तो शुरुआत होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन से, फिर जाता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन पर, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। बस 4 स्टेप का आपका प्रोसेस है। यहाँ तक क्लियर? मैं बोर्ड से एक बार हट जाता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है? ओके, क्लियर? चलो अब आते हैं, इस वर्किंग को थोड़ा सा कंबाइंड करते हैं। जो 4 स्टेप अलग अलग बताए बेटा, उसको एक साथ लिखते हैं। स्टेप 1 2 3 4। ग्राफ कैसे बनेगा, बस वो चीज आपको समझनी। पीवी ग्राफ आपके काम का है बेटा, पीवी ग्राफ आपके काम का है, ठीक है? ये आपको पीवी ग्राफ यहां से मिल जाता है, ठीक? चल, ये वी, ये आपका पी। चलो यहाँ पे 4 स्टेप प्रोसेस हुए, एडियाबैटिक सॉरी आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। तो 4 स्टेप प्रोसेस है बेटा। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ए टू बी, ओके। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसके बाद सॉरी आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये एक साइक्लिक प्रोसेस आपका तैयार हो गया, बिल्कुल क्लियर? तो बेटा ये आपका पहला जो है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक? अब यहाँ पे चेंजेस क्या है वो ध्यान से सुना, फील आएगा आपको बेटा। मान लीजिए ए पर आपकी जो गैस है उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कुछ रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे बेटा ए पर क्या मान लेते हैं? P1 कॉमा V1 कॉमा T1। तो P पर पहुंचने पे क्या होगा बेटा? आइसोथर्मल है ना, दैट मींस टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो B पर आपको मिलेगी वैल्यू P2 कॉमा V2 कॉमा T1। ये बात आपको पता है?
हाँ या ना, जल्दी से बोलो भाई। क्लियर है? नाउ अब जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा बेटा, तो सब कुछ बदलेगा। सब कुछ बदलेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास P3 V3 T2। T2 क्यों? क्योंकि पहले टेम्परेचर नहीं बदला था, अब बदला है। फिर से ये आइसोथर्मल होगा, तो ये बन जाएगा आपका P4 V4 और T2। ये T2 ही रहेगा। ठीक, ये आपको दिमाग में रखना अच्छे से। अब क्या हुआ? अब आपके पास ये चारों चीजें आ गई, ए बी सी और टी। ये आपके 4 स्टेप प्रोसेस हो गए। अब यहाँ पे वर्क डन निकालना है बेटा चारों का। क्या निकालना है आपको बच्चा? आपको निकालना है वर्क डन। तो स्टेप 1 में आपने क्या किया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो वहां पे वर्क डन निकालो। वर्क डन मान लेते हैं W1। ठीक है। सेकंड में निकालेंगे बेटा वर्क डन, मान लेते हैं W2। थर्ड में वर्क डन W3 और फोर्थ में वर्क डन W4। ठीक है। आइसोथर्मल में वर्क डन कैसे निकालते हैं और एडियाबैटिक में कैसे निकालते हैं, कितने लोगों को आता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई पहले तो। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए कितने लोगों को आता है ये वैल्यू पूरी तरीके से सॉल्व करना। हाँ भाई, ठीक है। चलो फिलहाल W1 पे आते हैं बेटा। आइसोथर्मल में क्या होता है? एनआरटी लॉग ई बेस V2 बाई V1, यानी कि फाइनल अपॉन इनिशियल। तो ये हो गया आपके पास W1 एनआर टी, टी का मतलब T1 और log ई बेस वॉल्यूम चेंज कितना है बेटा? V2 बाय V1। ये आपका पहला वर्कडन। फिर दूसरे में है बेटा आपके पास क्या? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के केस में वर्कडन क्या आता है? सबको पता है, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। याद है फॉर्मूला? भूल गए? याद कर लेना बेटा। ये हो गया आपके पास एन आर डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, तो T1 T2 बाय 1 माइनस गामा। ये आपके इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली थर्ड में आओ बेटा, फिर से आपका एडियाबैटिक, सॉरी फिर से क्या है? आइसोथर्मल है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर T2 लॉग ई बेस। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा? वॉल्यूम जा रहा है आपका V3 से V4, तो V4 बाय V3, इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट में है बेटा आपके पास एन आर T2। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? T2 माइनस T1 बाय 1 माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 4। अगर आप ध्यान से देखें तो W1 W2 W3 W4 में W2 और W4 एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 W2 इज इक्वल टू माइनस W4। दिख रहा है सभी को? अगर ये दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, दैट मीन्स जब आप नेट वर्क डन निकालेंगे तो चारों को ऐड करेंगे बेटा। तो चारों में से W2 और 4 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट वर्क डन किसकी वजह से आएगा? सिर्फ और सिर्फ W3 और W1 की वजह से। क्लियर है बच्चा? बस इतना सा आपको डेरिवेशन करना था। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या? नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन आपको मिलेगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W3। बस इतना सा। यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई? हाँ या ना? जल्दी से बताते हैं। क्लियर? चलो अब यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप वैल्यू पुट करने जाएंगे तो कॉमन क्या है बेटा? यहां से देखो, पीछे आते हैं। एन आर आपका कॉमन है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? एन आर बाहर, यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा T1 लॉग ई बेस V2 बाय V1 प्लस T2 लॉग ई बेस V4 बाय V3। ठीक है, यह है आपका नेटवर्क डन जो इस पूरे कार्नो साइकिल को चलाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इस तरह से आपका नेटवर्क डन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा घर पर एक बार। इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको क्या करना है? चारों स्टेप जो बताए उनको पहले अलग अलग डिफाइन करिए, देन चारों को कंबाइन करिए। 2 और 4 का वर्क डन आपका हट जाएगा, क्योंकि एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एक बार आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इक्वल एंड अपोजिट, खेला खत्म।
वर्क डन किसकी वजह से आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा बेटा, सिंपल सा केस है कि W1 और W3 की वजह से मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर एकदम बढ़िया से। चल, ये दोनों चीजें आपके डन हो गई। अब आपको क्या मिलेगा बेटा? अब आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट, इफिशियंसी। इफिशियंसी का खेल बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना बेटा। जब एफिशिएंसी की बात आती है तो आपको एक फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, कि भाई जो इनपुट मिला है उससे कितना आउटपुट आया है। तो यहां पर आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं भाई? इनपुट किसने दिया? W1 गिवन हीट, यही तो है आपका इनपुट। और आउटपुट क्या है? आउटपुट जो आप निकाल रहे हैं। भाई मैंने कितना काम यहाँ पे किया है तो मुझे पता है ना। तो Q जो मैंने इनपुट दिया है वो W1 ही तो है, बाहर से तो कुछ खेला खेलते नहीं यहाँ पर। और जो आउटपुट आएगा वो आएगा नेटवर्क डन। वो क्या आएगा बेटा? नेटवर्क डन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफिशियंसी ईटा इज इक्वल्स टू W/W1। ठीक है, सीधा सा। W कितना आया बेटा? ये आपके पास आया है NR T1 log E base V2/V1 प्लस T2 log E base V4/V3। ठीक है, और W1 आपका क्या था बेटा? W1 आपका यही पार्ट है, NR T1 log E base V2/V1। यहां तक कहानी सबको क्लियर है? हाँ भाई बताओ जल्दी से। यहाँ तक की कहानी क्लियर? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं? चलो, अब बेटा इसको इंडिविजुअली अलग अलग रख। इंडिविजुअली जब अलग अलग रखोगे तो फर्स्ट वाले पार्ट से तो बेटा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 प्लस सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा? एनआर से एनआर कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा? T2 अपॉन T1, और ये हो जाएगा आपका लॉग ई बेस V4 अपॉन V3, और इस पूरे के अपॉन में लॉग ई बेस V2 अपॉन V1। ये आपका एफिशिएंसी बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? इसको प्रॉपर जाए तो वैसे भी आप डिवीजन में लिख सकते हो, आपके ऊपर है। मेरे को ऐसे था तो मैंने इसी तरह से यहाँ पे पूरा डिफाइन कर दिया है। ठीक है बेटा, ये डिवाइड में, ये दोनों डिवाइड में। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? एकदम आसान है, क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दो भाई, क्लियर सभी को? ठीक, चल। अब क्या होगा? अब अगर हमें V4 V3 और V2 V1 के रेशियो का रिलेशन पता चल जाए तो उस रिलेशन की हेल्प से मैं यहाँ पर कुछ तो जुगाड़ लगाकर इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या जुगाड़ लगेगा? बस वही आपको यहाँ पर सीखना है। चलो भाई, आपको एक लास्ट स्टेप है, बस फिर ये टॉपिक आपका खत्म है। आपको 4 स्टेप मैंने यहाँ पर बताए थे बेटा। ठीक है, पहले स्टेप में आपको क्या मिला भाई? टेम्परेचर का चेंज मिला। ठीक है, तो आपको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट मिला, कांस्टेंट मिला। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो आइडियल गैस के केस में PV इज इक्वल्स टू क्या होता है? nRT होता है। तो बेटा अगर आपका N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T भी आपने कांस्टेंट मान रखा है फर्स्ट वाले में, तो बेटा आपको पहले वाला जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उस ने मिलेगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना? एकदम क्लियर। सेकंड आप क्या कर रहे हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। P2 V2 से P3 V3 जा रहे हैं, है ना? तो वो भी क्या होगा बेटा? वहां पर भी वैल्यू सेम होगी। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? P2 V2 की पावर गामा, P3 V3 की पावर गामा। ये आपको पता है ना, एडियाबैटिक में PV की पावर गामा कांस्टेंट आता है। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, थर्ड में क्या आएगा बेटा? आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहां से आपको मिलता है P3 V3 P4 V4, ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। और सिमिलरली हम यहां से जाएंगे गामा लेकर, P3 V3 और P4 V4। P4 V4 की पावर गामा। ये चारों इक्वेशन आपको समझ में आ गई? हाँ या ना? जल्दी से बताए थे। ठीक है, एकदम। ए सॉरी, P3 नहीं, आई ए सॉरी 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 सॉरी, एडियाबैटिक है ना बेटा, 4 का 1 के साथ होगा। एडियाबैटिक 4 का 1 के साथ होता है। एक सेकंड, क्या है भाई तुमको? P4 V4 P1 V1, हाँ अभी ठीक। ठीक है भाई,
अभी ठीक है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत समस्या नहीं। ओके, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करा दो, इसको इस तरफ आपस में मल्टीप्लाई करा दो। अगर आप इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा भाई रेशियो, जरा ध्यान से देखें, चाहे तो नीचे कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा P1 पूरे में 1 है, ठीक है, V1 पूरे में 1 है, ठीक है, P2 1 है, V2 1 है, यहाँ पे P3 V3 P4 V4 गामा इक्विवेलेंट टू P2 V2 P3 V3 की पावर गामा। ठीक है, P4 V4 और P1 V1 की पावर गामा, सॉरी पावर 4 नहीं, पावर गामा। ठीक है, ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है। बेटा P1 यहाँ अकेला है, क्या यहाँ पर P1 कहीं अकेला है? हाँ है, आपने कैंसिल किया। V1 यहाँ पर अकेला है, क्या है V1 यहाँ पर कहीं अकेला है? V1 की पावर गामा है। तो बेटा यहाँ पे अगर दोनों को एक तरफ ले आओ तो V1 की पावर गामा -1 बन गया। ठीक है, मैं इस तरफ इसको लेके चला गया, तो ये टर्म आपका खत्म। P2 अकेला है, P2 अकेला है, मैंने काट दिया। ठीक है बेटा, अच्छा V2 की पावर गामा है और V2 है यहाँ पर, तो मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं तो V2 की पावर गामा -1 बन जाता है। ठीक है, मैंने ऐसे बना लिया। फिर बेटा मेरे पास ये स्टेप भी डन हो चुका है, V2 हो गया और ये आपके पास 3, P3 अकेला है, P3 अकेला है, V3 V3, तो बेटा V3 को मैं क्या करता हूँ, इधर लेकर जाता हूँ, यानी कि V3 की पावर गामा -1 और P4 कैंसिल हो गया और ये हुआ बेटा V4 की पावर गामा -1। ठीक, ये आपके पास आ गया। अब क्या करो, अब जरा अगर आप ध्यान से देखो तो V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू V3 बाय V4, ये आपका रिलेशन बन गया। ये आपका क्या बन गया बेटा, रिलेशन बन गया। और पीछे अगर आप जाओ ध्यान से तो यहाँ पे क्या लिखा है, V4 बाय V3 और V2 बाई V1, तो V2 बाई V1 जो है वो V3 बाई V4 का दोस्त है। तो अगर मैं वहां पर उसको रिवर्स कर दूं निगेटिव साइन लगाकर तो खेल हो जाएगा, फिर वो दोनों लॉग की वैल्यू कट जाएंगी। दैट मीन्स ये रिलेशन जो है इसको आप कुछ इक्वेशन दे दो, पीछे कितनी दी है, पीछे इक्वेशन वगैरह दे रखी है हमने। अच्छा ये 4 थी, ये आपके वर्कडन की इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बेटा, ये आपके 5, इसको हम दे देते हैं 6, ये आपकी इक्वेशन हो गई एफिशिएंसी की 6, ये हो गई आपकी 7। तो 7 का रिलेशन यूज करो 6 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। तो ये रिलेशन जैसे ही मैं वहां पर यूज करूंगा तो लॉग वाले फंक्शंस अपने आप कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वेट हो जाएंगे, तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी 1 माइनस T2 बाय T1। 1 माइनस क्यों, क्योंकि बेटा निगेटिव साइन आ जाएगा और निगेटिव साइन आने के पीछे का रीजन आप सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और T2 किसका टेम्परेचर है, सिंक का, T1 सोर्स का, ये बात आपको आती है। ठीक है बच्चा, तो अगर आप इसको हीट एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 माइनस Q2 Q1 आप लिख सकते। ठीक है, ये आपका सीधा सा आंसर आ गया। तो ये था कार्नो इंजन का कंप्लीट डेरिवेशन, बस इतना सा आपको सीखना था, बाकी कुछ खास यहाँ पे है नहीं। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ पर डन। बाकी डिटेल्ड क्लासेस जो हैं एनसीईआरटी पर बेस्ड सारे टॉपिक की आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप पर, तो ऐप से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए। पूरा सिलेबस आपको 6 to 12 सभी सब्जेक्ट का मिल जाता है, साथ में पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्यूशन सब कुछ मिलता है, जिससे आप तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा नए बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, लाइव क्लासेस हो रही हैं, उन्हें डेली ज्वाइन करिए, जिससे कि आप अपना रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे और तैयारी भी हमारे साथ अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो कार्नो इंजन आपकी तरफ से आया था कि सर समझा दीजिए एग्जाम में, तो मेरी ड्यूटी डन। अब आपको पढ़ना है, कंप्लीट तैयार कर लीजिए, और कहीं भी ऐसे ही कोई टॉपिक आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करिए, हम उस पर ऐसी वीडियोस एक्सप्लेन फॉर्म में आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।